तो लास्ट क्लास में हमने पिगमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। अब ग्रुप नंबर 4 एंड हो गया था, सो वी हैव टू स्टार्ट द ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 कौन सी फैमिली है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट ऑफ ऑल जो है इसके अंदर, जो हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा है, सबसे कॉमन है वो नाइट्रोजन है। कौन सा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा कॉमन? नाइट्रोजन है। बात समझ रहे हैं सारे मेरी? जी सर। अब नाइट्रोजन से बनने वाले जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं नाइट्रोजन के, उस उन ऑक्सी एसिड्स के अंदर हमारे पास जो सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड है वो है HNO3। जैसे हम नाम देते हैं नाइट्रिक एसिड का, ये सबसे कॉमन एसिड है जो हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में से हम बात करते हैं। एक ये है, एक अमोनिया होता है। अमोनिया के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अमोनिया के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी जो है वो डिस्कशन की थी। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस करवा दो। अमोनिया की प्रिपरेशन होगी हैबर बॉश प्रोसेस के तहत। ये नाइट्रोजन का एक सबसे कॉमन एसिडिक कंपाउंड है ऑक्सी एसिड में से, जो है आपके पास ये नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रीज के अंदर खासा इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम होता है एक्वा फोर्टिस। आप इसे एक्वा फोर्टिस भी नाम दे देते हैं। अब इसे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत खासी मकदार में हम प्रिपेयर करते हैं। हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस ज़रूरत को देखते हुए हम इसे एक प्रोसेस के तहत प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्टवर्ल्ड्स मैथड। क्या नाम होता है उस प्रोसेस का भाई? ऑस्टवर्ल्ड्स मैथड नाम होता है। तो आज हम ऑस्टवर्ल्ड्स मैथड के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्टवर्ल्ड्स मैथड क्या होता है। स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्टवर्ल्ड्स मैथड की। हम बात करने जा रहे हैं अब अपने पास। अब इस ऑस्टवर्ल्ड्स मैथड के अंदर मेरे पास बेटे मेन जो पॉइंट है, जो मेन डिस्कशन है, वो किस चीज़ की है? मैं उस बात को भी लिख दूं। हम करते क्या है? हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का प्रोसेस हम अपने पास अमल में लाते हैं, जिसकी बिना पे हमारे पास चीज़ जो तैयार होती है वो क्या होती है? नाइट्रिक एसिड। क्या तैयार हो जाता है हमारे पास? नाइट्रिक एसिड। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? मैं एक छोटी सी डायग्राम यहाँ बनाऊंगा साइड में, और यहाँ हम प्रोसेस के हर एस्पेक्ट को, हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ सबसे पहले। डायग्राम सबको क्लियर हो रही है? क्या लिखा हुआ है जो जो मैं लिख रहा हूँ अभी तक? लफ्ज समझ में आ रहे हैं कि मैं डायग्राम इसी साइज की बनाऊंगा? मुझे बता दो, जो कुछ मैंने लिखा है वो क्लियर हुआ या नहीं हो रहा क्लियर? क्लियर है सर।
नूरुल्लाह। अच्छा देखो, सबसे पहला स्टेप यहाँ होगा, फिर उसके बाद ये इन द मिडल चल रहा है। फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा हमारे पास, ये इन द मिडल एक कहानी होगी। यहाँ से जो कहानी आगे बढ़ेगी वो बेसिकली बराबर में जाती है। मैं बोर्ड की कमी की बाइस जो है वो इस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ नीचे की जाने। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आप इसके डायग्राम को देखेंगे तो आपको डायग्राम के अंदर ये स्टेप्स और ये सारी चीज़ें समझ में बड़ी आसानी से आ जाएंगी। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रा नीचे की जानिब लेके जा रहा हूँ। बात यहाँ तक सब मेरी समझते हैं? अब ज़रा मैं अंदर लिख लेता हूँ कि कौन सी जगह पर क्या-क्या चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और क्या बन रहा है। फिलहाल मैं अनबैलेंस्ड इक्वेशंस लिख रहा हूँ। हम जब यहाँ पर समझते जाएँगे तो हम उनको बैलेंस्ड अंदाज में देखेंगे। अच्छा भाई, डायग्राम सबको क्लियरली नज़र आ रही है फिलहाल? बता दो मुझे जल्दी से तो फिर यस हम सर। स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले आपके पास जो है वो NH3 और O2 आ रहे हैं, वो किधर से आ रहे हैं, क्या कहानी है, ये चीज़ें हम देखेंगे सबसे पहले। लेकिन आपको दिख रहा है कि NH3 यानी कि अमोनिया और ऑक्सीजन आते हैं, एक चैम्बर सा बना हुआ है जो आपके पास कहला रहा है बेसिकली ऑक्सीडेशन सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑक्सीडेशन चैम्बर है, इसे हम नाम दे रहे हैं कन्वर्टर का। इसके अंदर एडिशन हो जाता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें पहुँचती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ जो आ रही है वो बॉयलर है। बॉयलर में NO और H2O पहुँचा है। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा जो चैम्बर है वो ऑक्सीडाइजिंग टावर है। ऑक्सीडेशन चैम्बर या ऑक्सीडाइजिंग टावर है आपके पास। वहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, NO आपके पास पहुँच रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज़ होगा, मोर ऑक्सीडाइज़ होगा और बना लेगा NO2। फिर इन दी एंड यहाँ से NO2 निकलता है और HNO3 बनता है। बात यहाँ तक समझ गया सारी मेरी? अब ज़रा थोड़ी-सी इसकी प्रिपरेशन पे चलते हैं कि ये चैम्बर की कंस्ट्रक्शन क्या है। सर फर्स्ट चैम्बर में प्लेटिनम गॉस नहीं होगी? हाँ, हाँ, होगी ना, मैंने अभी कैटालिस्ट और टेम्परेचर्स तो लिखे ही हैं ना मेरा बेटा। आओ समझ लेते हैं। ओके। देखो हमारे पास बताया जा रहा है कि ये जो ऑस्टवर्ल्ड्स मेथड है, इस ऑस्टवर्ल्ड मेथड के अंदर हमारे पास डिफरेंट चैम्बर्स हैं। ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, 3 डिफरेंट चैम्बर्स हैं। मेन जो फिनोमेना है वो ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 है, यानी कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज़ करके आपने नाइट्रिक एसिड तक पहुँचना है। ये जो हमारे पास पाइप्स लगे हुए हैं ना, जो पाइप्स हैं, जो सारे चैम्बर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमने पाइप्स लगाए हैं आयरन पाइप्स। क्या लगाए हैं हमने? आयरन पाइप्स। ये सारे पाइप्स कैसे हैं मेरा बेटा? आयरन पाइप्स हैं। बात मैं इस चीज़ को यहाँ लिखूँ ताकि तुम लोगों को ज़रा समझ में आए। आयरन पाइप्स फॉर कनेक्टिंग द डिफरेंट चैम्बर्स। बात समझ रहे हैं? यानी कि हर चैम्बर को दूसरे पार्ट से दूसरे एक पार्टीशन से कनेक्ट करने के लिए जो पाइप हमने इस्तेमाल किया वो पाइप कौन-सा था बेटा? आयरन के पाइप से। बात समझ रहे हैं?
क्रोम स्टील इज यूज फॉर मेकिंग द डिफरेंट चैम्बर्स। ये जो अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, जैसे कि कन्वर्टर है, जैसे कि ऑक्सीडेशन चैम्बर है, जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कह रहे हैं, और ये एब्जॉर्प्शन टावर है, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए इनका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? क्रोम स्टील इस्तेमाल किया। बात समझ में आती है? एल्यूमिनियम इज यूज एज द हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है अपने पास एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम क्या काम करेगा? हीट एक्सचेंजर का यहाँ पे काम है क्या? देखो, एक मुकाम पे होगा ये कि हमारे पास बहुत हाई टेम्परेचर होगा, सही है, क्योंकि हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बहुत हाई टेम्परेचर होगा, और फिर जैसे हम बॉयलर में लेकर आएंगे ना, तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा लो करना है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने एल्यूमिनियम को, जो हीट को एक्सचेंज करने में आसानी देगा। बात समझ में आती है? बात यहाँ तक क्लियर है? सर तो जी इस सर। स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम होगा कहाँ? एल्यूमिनियम जो है वो एज अ हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो हीट प्रोवाइड करने के लिए हर सेल में, हर चैम्बर के अंदर एल्यूमिनियम का एक पार्ट होगा थोड़ा सा, जो यूज किया जा रहा होगा एज अ हीट एक्सचेंजर, जो कि हीट प्रोवाइड करने में, हीट को बैलेंस करने के लिए। और हम जब बॉयलर में आएंगे तो अचानक से, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ इस कन्वर्टर में 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, जिसे हमें कम करते 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 बॉयलर में जब पहुंचाएंगे तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे ले आएंगे हम। बात समझे? 600 से कहाँ लाना है? 150। तो वो हीट एक्सचेंज करनी है, लाज़मी सी बात है, हीट एक्सचेंज करनी है, तो आप किसी सब्सटेंस में से हीट निकालेंगे, तो वो हीट निकल के कहाँ जाएगी? किसी और सब्सटेंस के पास जाएगी, कोई और सब्सटेंस उसे एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एल्यूमीनियम को। सेरेमिक्स को भी इस्तेमाल किया गया है, चैम्बर्स के जो अंदर लाइनिंग की गई है, उन लाइनिंग के अंदर हमने इस्तेमाल किया है सेरेमिक्स को। बात यहाँ तक समझ में आती है? जी सर। जी सर। सही है। अब चलते हैं हम ज़रा अपने पास, ये कंस्ट्रक्शन की जो 3 बातें थी, इसको अगर आपने लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं चलता हूँ अपने डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, जो हमें स्टेप्स करने हैं। सर जी बेटा। सर ऑक्सीडाइजिंग टावर में NO प्लस O2 के मिला के NO2 बन रहा है या NO3 लिखा हुआ है? नहीं नहीं, NO2 लिखा हुआ है। मैंने कहा था मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशंस लिखी हैं, अभी मैंने इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया यहाँ पे। आप देखिए, सबसे पहले जो कन्वर्टर है उसके अंदर NH3 है, अमोनिया है और ऑक्सीजन मिलाया, तो पानी बन गया, और आपके पास जो है वो NO बन गया। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन, मैं बैलेंस इक्वेशन राइट में लिखूंगा ना समझाते हुए। अभी मैंने समझाया है कि क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या क्या बनेगा, नॉट इन द प्रोपोर्शन। मैंने प्रोपोर्शन में बात नहीं की है इस वक्त। ओके सर। सही है, कॉपी डाउन कर लिया, आगे बढ़े फिर। रब कर दूं मैं ये? जी सर। हमें इस पूरे प्रोसेस में करने हैं मेरा बेटा 3 स्टेप्स। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 करना है। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप बोल रहे हैं कि हमने आयरन पाइप्स यूज किए हैं, अब हम्म, टेम्परेचर 600 है तो वो पाइप्स मेल्ट नहीं हो जाएंगे? आयरन 600 पे मेल्ट हो जाएगा, सीरियसली? आयरन नहीं 600 होगा। पे नहीं होगा ना हम मेरे। फायर फायर ब्रिक्स भी तो यूज कर सकते थे। नहीं, फायर ब्रिक्स से हम पाइप नहीं बना सकते ना। फायर ब्रिक्स से पाइप कैसे बनाएगा? हम फायर ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं हमेशा चेम्बर्स के अंदर। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अमाउंट में हीट प्रोवाइड करनी होती है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फायर ब्रिक्स। जहाँ पे हीट का मामला आ जाता है कि हीट एब्जॉर्बेंट चाहिए, यानी कि उस चीज़ में से हीट निकली, बस डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब कर लो, तो वहाँ हम फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते थे। पाइप्स की जगह पे हम फायर ब्रिक्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। फायर ब्रिक ईंट है मेरा बेटा, और पाइप तो एक सर्कुलर बॉडी होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो ईंट और सिलेंडर में ज़रा डिफरेंस नहीं आ जाएगा? ओके सर।
देखो ये 3 स्टेप्स करने हैं हमें ये सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करना है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 करना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन वाटर करना है। आओ जरा इनके स्टेप्स के भी नाम लिख लेते हैं कि ये कहाँ होगा। ये सबसे पहले किया जाएगा मेरा बेटा कन्वर्टर में, ये किया जाएगा आपके ऑक्सीडेशन टावर में, या ऑक्सीडेशन चैम्बर कह लीजिए इसे। एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इनटू वाटर की जाएगी एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। बात यहाँ तक लिख ली है भाई? यहाँ तक सबने कॉपी डाउन कर लिया बेटा? जी सर। अच्छा, चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले पार्ट को जरा अब हम डिफाइन कर लेते हैं। अपने पास हमारे पास सबसे पहला पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का। इस चैम्बर में क्या होगा आओ देखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा सबसे पहले, यानी कि हमारे पास होगा 4NH3 प्लस 5O2, जिसके रिएक्शन से हमारे पास बनेगा 4NO प्लस 6H2O। और ये रिएक्शन होगा मेरे बेटे रिवर्सिबल। कैसा रिएक्शन होगा ये? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब सवाल क्या है, मसाइल यहाँ पे क्या है? हम जानते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हिसाब से कि अगर कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाए तो वो अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसमें डेफिनेट करने के लिए कि हमें जो चीज चाहिए, मतलब वी नीड द NO, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए ना हमें नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। तो हमें कंप्लीटली रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कराना है? कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव कराना है हमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके मुताबिक हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था, एक प्रिंसिपल था जिसका नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि रिएक्शन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। 3 सबसे अहम। एक सबसे अहम फैक्टर है इसके अंदर टेम्परेचर का, दूसरा अहम फैक्टर है इसके अंदर प्रेशर का, और तीसरा अहम फैक्टर है कैटलिस्ट का। तो हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं वो कैटलिस्ट है प्लैटिनम। प्लैटिनम की एक गॉज यूज करेंगे, एक जाली के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसकी मदद से अमोनिया जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करके ऑक्सीडाइज हो जाए। साथ साथ हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है प्रेशर। तो हमने प्रेशर यूज किया 0.9 ATM का। प्रेशर कितना इस्तेमाल किया मेरा बेटा? 0.9 ATM का हमने प्रेशर इस्तेमाल किया है। टेम्परेचर जो हमें यूज करना था वो हमने यूज किया 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू द 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमने यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे लिए आसानी जो है वो रिएक्शन को सपोर्ट करेगा फॉर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात मेरी आप समझते हैं यहाँ तक? यहाँ तक यस बात सर। समझ में आती है? आओ जरा जी कुछ सर। रेशोज देखते हैं कि अगर मैं अमोनिया और ऑक्सीजन का रेशो देखूं इन वॉल्यूम, तो ये 4 है और ये है 5। 4:5 का रेशो है इन वॉल्यूम, समझ रहे हैं? 4:5 का रेशो है इन वॉल्यूम। दोनों गैसेस है। 5 और 4 9 होते हैं, 6 और 4 वहां पे 10 हो गए। तो किस तरफ वॉल्यूम ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे। तो इसलिए आपको रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है, तो आपका रिएक्शन वहां से पीछे की जाने आने लगेगा। इसलिए आपको ये कंडीशंस को ज्यादा कॉशनली अप्लाई करना है फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ NO, फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ NO। अगर मैं इसका थ्योरेटिकल रेशो देखता हूं तो इसका रेशो आता है भाई 1:6.25। यह है थ्योरेटिकल रेशो। कितना रेशो है ये? थ्योरेटिकल रेशो है 1:6.25 का इसका थ्योरेटिकल रेशो आएगा। लेकिन अगर मैं इसका प्रैक्टिकली रेशो देखता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल कितना रेशो है जो एक्सपेरिमेंट के तहत बन रहा है, तो वो है 1:8। किसी का माइक खुला हुआ है? आयशा माइक खुला हुआ है बेटा आपका? बात समझ रहे हैं आप मेरी?
बात यहाँ तक सर इन आपने दोनों रेशियोज में क्या फर्क है? इन दोनों रेशियोज में फर्क ये है कि एक मिसाल दी जाती है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो इसी तरह से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, मैं आपको याद दिलाऊं, आप अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में कैलकुलेशंस कर रहे थे। लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक सवाल था हमारे पास। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करते हैं कि इतना प्रोडक्ट बनेगा, और इन दी एंड अगर आपने सीखा हो तो आपको बताया जाता है कि भाई ये इसकी थ्योरेटिकल जो है वो प्रोडक्शन होगी कि इतनी, और इसकी प्रैक्टिकल प्रोडक्शन इतनी होगी। अक्सर और बेशतर जो है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रोडक्शंस के अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि थ्योरी में हम कभी कभार बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं और कभी कभार हम अपनी निस्बतन कम रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसे ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उसकी डिमांड होती है। यहाँ पर अगर मैं थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से चलूँ तो ये डिमांड पूरी नहीं होगी, इसलिए हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअल प्रोवाइड हमें करना पड़ता है। वॉल्यूम वाली बात ये थी कि यहाँ पे 5 है और ये 4 हैं, तो 5 4 कितने होते हैं 9, यानी कि रिएक्टेंट में है 9। 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो 10 यहाँ पे यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा रिएक्शन। तो आपको इसे फॉरवर्ड में अगर लेके जाना है तो ली चैटलियर क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि आप फैक्टर्स ढूंढिए सबसे पहले कौन से हैं, ऑन विच फैक्टर्स दिस केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन। तो आपने देखा एक कैटलिस्ट का फैक्टर था, आपने प्लैटिनम कैटलिस्ट ले लिया जो सपोर्ट करेगा ऑक्सीडेशन को। आपने प्रेशर अप्लाई किया 0.9 एटीएम का, विच इज नॉट दैट वेरी मच बट इट्स अमाउंट ऑफ प्रेशर। आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर अप्लाई करा आपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो आपके पास मैक्सिमम यील्ड हो सकती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर सकते हैं अमोनिया अपना नाइट्रिक ऑक्साइड की। बात यहाँ तक आप समझते हैं आप मेरी? जी सर। बात यहाँ तक क्लियर हो गई है सबको? सही है, आगे चलते हैं। यहाँ इस प्रोसेस के तहत जब हमने ली चैटलियर को अप्लाई कर दिया तो ऑलमोस्ट द 90% ऑफ द अमोनिया 90% ऑफ द अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। 90% के हिसाब से जो अमोनिया थी वो कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड में। दो चीज़ें और भी हैं कि अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक और फैक्टर भी मैं आपको डिफाइन कर दूं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। रिएक्टेंट बढ़ते हैं तो वो प्रोडक्ट की जानिब शिफ्ट होने लगते हैं। ऐसे ही होता है या गलत कह रहा हूँ मैं? ली चैटलियर यही कहता है ना कि अगर आप जी रिएक्टेंट की सर। तादाद बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्ट की जानिब शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो रिएक्टेंट बढ़ाया तो वो प्रोडक्ट की जानिब जाने लगेगा। आप ऑक्सीजन को एक्सेस में कर दीजिए, वो इधर ऑक्सीडाइज होना शुरू। ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या था भाई। हमारे पास इस रिएक्शन में प्लैटिनम कैटलिस्ट था, हमारे पास यहाँ पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमारे पास यहाँ पे 0.9 एटीएम था प्रेशर, हमारे पास यहाँ पे एक्सेस ऑफ O2 था। बात समझ रहे? ये सारी चीजें कन्वर्टर में हो रही है, सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? कन्वर्टर में हो रही हैं। अब कन्वर्टर में दो चीजें बन गई, कन्वर्टर में बन गया NO और H2O। NO और H2O। अच्छा, अक्सर जगहों पे जब आप इसको पढ़ते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को, तो इससे पहले भी एक चीज होती है, इससे पहले भी एक चीज होती है, उसे कहते हैं डस्ट चेम्बर्स ना। तो वहाँ पे हम गैसेस को साफ कर लेते हैं क्योंकि आप नॉर्मली एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर के साथ जो है वो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो हम उसको साफ करने के लिए एयर को डस्ट चेम्बर में से गुजारते हैं। बट दैट वाज नॉट वेरी मच वैल्यूएबल, आप उसे ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता। तो आपने डायरेक्टली स्टार्ट किया अमोनिया और ऑक्सीजन से, क्योंकि हम कह रहे हैं ना ऑक्सीजन तो इट मींस इट्स अ प्योर ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर खैर हमारे पास दो चीजें बन गई, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन चुकी है और साथ साथ वाटर फॉर्म हो गया है। इसका टेम्परेचर इस वक्त था 600 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हम इसका टेम्परेचर रखते हैं, विच इज अ हाई टेम्परेचर। अब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है NO और H2 का, H2O दोनों चीजें मौजूद है। यहाँ आप लेकर आएंगे इसे बॉयलर में, कहाँ लाएंगे? बॉयलर में। और बॉयलर में आप टेम्परेचर को नीचे कर देंगे तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ तक कर देंगे? 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर को नीचे कर देंगे। यहाँ पे दो चीज़ें जो NO और H2O थी, ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? सेपरेट आउट हो जाएंगी। NO सेपरेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास अलग हो जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास बआसानी जो है वो अलहदा हो जाएंगी। बात यहाँ तक समझ में आती है? यहाँ यस बॉयलर सर। में आप करेंगे सिंपल फिनोमेना ये कि आपने हीट को इतना लो कर दिया, इतना लो कर दिया कि हीट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई, और ये जो
वाटर मॉलिक्यूल्स थे, इनकी स्टीम बनना स्टार्ट हो गए प्रॉपरली। तो स्टीम जब बन गई और टेम्परेचर आपने लो कर दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसका टेम्परेचर ले आए, तो अब प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए आपके पास NO बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। बात यहाँ तक समझ गए आपने? जी सर। आओ सेकंड स्टेप की जानिब चलते हैं। ये सब कॉपी डाउन कर लिए? रब कर दूं ना मैं? जी सर। अच्छा, बॉयलर के बारे में कोई अलग से स्टेप नहीं है, बॉयलर का कोई सेपरेट स्टेप नहीं है। आप कन्वर्टर के साथ ही बॉयलर को लिख सकते हैं, या आप ऑक्सीडाइजिंग टावर या ऑक्सीडेशन टावर में लिखने से पहले ही बॉयलर के बारे में एक बात बता सकते हैं। बस दो आपके पास बातें। अब ये प्रोसेस कहाँ हुआ है भाई? ये हुआ है आपके ऑक्सीडेशन चेम्बर या ऑक्सीडाइजिंग टावर या ऑक्सीडेशन टावर के अंदर। आप नाम लिख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है। सर जी बेटे। सर हमने कैटालिटिक जो चैम्बर था उसको कन्वर्टर क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आया। कन्वर्टर इसलिए कहा क्योंकि एक चीज थी अमोनिया, सही है। मतलब आपका ये मकसद है कि सर हम इसे भी ऑक्सीडेशन चैम्बर कह देते, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, यही यस मकसद है। सर, और सर हम इसे कैटालिटिक चैम्बर भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें कैटालाइट, कैटलिस्ट देखो वगैरह जिस कर भी चैम्बर में हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर द मैक्सिमम हीट, तो हम उसे कैटालाइटिक चैम्बर कहते हैं। यहाँ कन्वर्टर कहने की वजह यह है कि आपके पास एक सब्सटेंस था बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, अमोनिया, बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस था। वो अब एक रास्ते पर चल पड़ा है, वो अब एक रास्ते पर चल पड़ा है फॉर द यील्ड ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की यील्ड पे चल पड़ा है। और उस रास्ते के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो एक डायमेंशन में था, एक पाथवे पे था, अब वो बिल्कुल अपना पाथवे बदलकर दूसरे पाथवे पे आ गया। अमोनिया इज अ डिफरेंट थिंग एंड नाइट्रिक एसिड इज अ बिल्कुल प्रॉपर्ली डिफरेंट थिंग। अमोनिया इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक सॉल्यूशन एंड नाइट्रिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है। आप एक रास्ते से एक रास्ते पर थे और आपने कंप्लीटली अपने रास्ते को बदल दिया, तो आप एक जैसे थे, आपने उसे कन्वर्ट कर लिया, आपने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया दूसरी चीज की में, इसलिए हमने इसे नाम दिया कन्वर्टर। उस कन्वर्टर की कन्वर्टिंग के प्रोसेस में इतनी सारी चीजें हमने इस्तेमाल की, तो उनमें से एक हमारे पास ये कैटलिस्ट भी था, तो इस कैटलिस्ट की वजह से हम कैटालाइटिक चेम्बर भी इसको नाम दे सकते हैं। बात यहाँ तक समझते हैं आप मेरी? समझ में आया भाई? जी कोई जी सवाल? जी, आ गया सर। और कोई सवाल किसी का? चलो, ऑक्सीडेशन टावर में पहुंच चुके हैं। इधर करना क्या है भाई? इधर आपके पास है NO, इसे मिलाना है O2 के साथ, और रिएक्शन के थ्रू आपने जनरेट कर लेना है क्या जनरेट कर लेना बेटा? NO2 आपने अपने पास जनरेट कर लेना है। यानी कि सिंपल फॉर्म में मैं बात करूं तो ये ऑक्सीडेशन हो गई किसकी? नाइट्रिक ऑक्साइड की, और आपके पास बन गया नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड था, उससे आपने बना लिया नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। होता क्या है अंदर इस प्रोसेस के, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है, यहाँ से आपकी NO आई, ये NO आ रही है सारी, सब NO आ गई है, और अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, टेम्परेचर आप खासा लो कर देते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू द 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसका टेम्परेचर ले आते हैं। इस लो टेम्परेचर पे जब आप इन दोनों चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके बना लेते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। बात समझ आती है भाई? सिंपल ऑक्सीडेशन है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है इसमें, सिंपल फिनोमेना, इसमें कोई। सर जी बेटा। सर कन्वर्टर में NH3 और O2 को रिएक्ट कराने के लिए कैटलिस्ट। हमें 600 टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों चाहिए था? 600 टेम्परेचर इसलिए इतना ज़्यादा चाहिए था क्योंकि आप जानते हैं कुछ सब्सटेंसेस के दरमियान एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। जब वो चीज़ टूटेगी तभी तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आएगी। ऐसी है या गलत कह रहा हूँ मैं? बॉन्ड एनर्जीज होती हैं एटम्स में, तो एक चीज़ जब यस सर। टूटेगी, एक बॉन्ड टूटेगा, जब यहाँ पे खला पैदा होगा, यहाँ से कोई चीज़ निकल जाएगी, तभी तो इसे कोई और चीज़ चाहिए होगी ना, लाजमत अपने साथ जोड़ने के लिए। यस सर। इसलिए हम कुछ जगहों पे हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। मैं
छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। छोटी सी मिसाल में आपको ऐसे समझाऊं कि गोश्त को गलाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए या नहीं नहीं नहीं, इसमें हम ऐसे, हाँ, बीफ बीफ को गलाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए या चिकन को? बीफ को। बीफ को। मटेरियल पे मैटर कर रही है बात। हीट की जो कंजम्पशन है, हीट का जो यूजेज है, वो डिपेंड कर रहा है मैटर के ऊपर कि वो मैटर कैसा है, उसका अपना इनर स्ट्रक्चर क्या है, वो किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। कुछ जगहों पे ऑक्सीडेशन नॉर्मली टेम्परेचर्स पे हो जाती है, जैसे यहाँ हो गई, NO से O2 रिएक्शन कराया और NO2 बन गया, तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर 50 और 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं टेम्परेचर को। इधर हमने कंसिडर करके टेम्परेचर कर लिया, सिंपल फिनोमेना हमने अपना लिया और इजीली हमने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया और ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन वहाँ पे चूंकि एक फील्ड ही डिफरेंट थी, एक कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था, सब्सटेंस डिफरेंट था, उसमें से बॉन्ड तोड़ के आपको लगाना था दूसरा, इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल किया गया कुछ इस अंदाज से कि आपको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड थी। कोई सवाल? ओके सर। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास NOO2 NO2 बन गया, ऐसी है। अब एक चीज़ बताऊं, देखो याद रखो, हर सब्सटेंस का अपना एक नेचर है। जैसे हम अभी एक आगे अगला एक और हमारे पास एसिडिक प्रोसेस आएगा जिसकी हम प्रिपरेशन करेंगे एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की। उसके अंदर SO3 बन जाता है, यानी कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाती है। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड को हम डायरेक्ट पानी में, मैं ऐसे समझाऊं कि अगर ये लिखा हुआ है SO3 और ये लिखा हुआ है H2O, ऐड करूँ सिंपल, मतलब ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए कि अगर SO3 डायरेक्ट पानी में डिजोल्व हो तो क्या चीज़ बन जाए, H2SO4, ऐसी है, H2SO4 बन जाना चाहिए डायरेक्ट पानी जी में सर। डिजोल्व होके। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम ऐसे डिजॉल्व नहीं करते, उससे पहले एक सब्सटेंस बनाते हैं ना, ओलियम, तो दैट्स द उसके थिंग, बाद उसको दैट्स द उसे थिंग, ब्रेक डाउन करते हैं। दैट्स द थिंग, यानी कि हर चीज़ का एक नेचर अलग है ना। हम वहाँ सल्फर ट्राई ऑक्साइड को पहले प्री प्रिपेयर्ड, हमारा जो हमने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डिसॉल्व कराते हैं। वी विल प्रिपेयर अ सब्सटेंस व्हिच इज नेम्ड एज ओलियम, द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। उसके बाद हम उसे डाइल्यूट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतनी लंबी फनकारी नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिंपली ऊपर से NO2 आया, यहाँ पे NO2 गैस आ रही है और ऊपर से आप देख रहे हैं यहाँ NO2 गैस नीचे आ रही है और ऊपर से आपके पास वाटर का स्प्रे करा जा रहा है। वाटर का आपके पास एक स्प्रे लगा दिया गया है, तो वो वाटर स्प्रे नीचे फेंक रहा है, यानी कि पानी नीचे की जानिब फेंका जा रहा है। और ऊपर से जो है वो आप सॉरी, ऊपर से आपके पास पानी फेंका जा रहा है नीचे, और नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही थी। तो पानी के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड यू विल प्रिपेयर अ थिंग व्हिच इज नाइट्रिक एसिड। तीसरा स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन H2O, यानी कि आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अब पानी में डिसॉल्व करा देना है। ये बहुत स्पेशल एक चेम्बर होता है जिसके अंदर हम इसको करते हैं, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन चेम्बर। एब्जॉर्प्शन का लफ्ज ही हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई चीज एब्जॉर्ब की जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे से आ रही है, सिंपली आप देख रहे हैं, और साथ साथ ऊपर जो है वो पानी का एक हमने वाटर शार लगाया हुआ है, वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे गिर रहे हैं, वाटर को स्प्रे किया जा रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है और मिलकर बना रही है अपने पास एक नाइट्रिक एसिड। क्या एसिड बना रही है भाई? नाइट्रिक एसिड आपके पास यहाँ पर इस वक्त जनरेट किया जा रहा है। बात आप मेरी समझते हैं? रिएक्शन लिख लेते हैं इसका। सही है भाई। तो हमारे पास रिएक्शन में क्या हुआ, हमने इस्तेमाल किया वो जो ऊपर से आई थी गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर हमने डाला पानी को, वाटर का स्प्रे किया, छिड़काव किया,
आप देखते हैं मिट्टी उड़ रही होती है ना घर के बाहर, अगर तो आप पानी का छिड़काव करते हैं तो वो सारी मिट्टी कहाँ जाती है, नीचे बैठ जाती है। इसी तरह से ये तो एक गैस थी, मिट्टी भी नहीं थी, सॉलिड पार्टिकल्स भी नहीं थे, ये गैस थी। गैस नीचे की जानिब से जब एंटर हुई, तो नीचे की जानिब से एंटर होने के बाद जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर से स्प्रे किया गया, छिड़काव किया गया, सो वी विल गेट एन एसिड व्हिच इज द नाइट्रिक एसिड, और साथ साथ एक गैस भरी NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ये NO गैस वापस ऊपर भेज दी जाती है इस चैम्बर में। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो NO गैस होती है इसे वापस ऊपर भेज दिया जाता है, और नाइट्रिक एसिड को यहाँ से हम सेपरेट करके अपने पास निकाल लेते हैं। एक बीकर होता है, उसमें हम नाइट्रिक एसिड को जमा कर लेते हैं अपने पास। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये नाइट्रिक एसिड 100% प्योर नहीं होता, ये नाइट्रिक एसिड 100% प्योर नहीं होता। ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 68% प्योर होता है, 68% प्योर होता है। इसको और हम प्योरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर से पास कराते हैं। तो जब नाइट्रिक एसिड को ऊपर से हम सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स को पास कराते हैं, तो ये बहुत ईजिली आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीटली नहीं हो पाती, तो हम करते क्या है, बारहा उस सॉल्यूशन को अंदर ही रखते हैं, और ऊपर से जो है वो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भेजते रहते हैं, ताकि वो मैक्सिमम लेवल पर एब्जॉर्प्शन हो जाए। हर चीज़ का आपको पता है कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो सॉल्यूट क्या है, इन दोनों चीज़ों में से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस अंदाज से समझा सकूँ, तो सॉल्यूट क्या है वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में से? वाटर। वाटर सॉल्यूट है? सर वाटर सॉल्वेंट है, NO2 सॉल्वेंट। NO2 सॉल्यूट है। तो हर सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है ना अपने अंदर डिसॉल्व करने की, ऐसी है। हर सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने की। यहाँ पे डिसॉल्विंग के कॉन्सेप्ट को इस अंदाज से समझो कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, बेसिकली हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को। तो आपका वाटर, आवाज आ रही है भाई? यस आवाज सर, आ रही है, आ रही है। वो एकदम से चली गई होगी यकीनन। आप लोगों में से जी जो भी लैपटॉप से यूज़ कर रहा है, मुझे बताओ कितना टाइम रह गया मीटिंग एंड होने में? लेस देन 1 मिनट। अरे यार, चलो बस बात सुन लो, थोड़ी सी है।